welcome to Abhigyan Academy. Let us discuss an important topic of your modern history, that is your later Mughals. Okay, so later Mughals, when it comes to this topic, later Mughals, आपका ये जो Mughal rulers आएंगे, this will be after the death of Aurangzeb. Okay, this will be after the death of Aurangzeb. Means 1707 में औरंगजेब का death हो जाता है, उसके बाद के जो rulers है उनको हम लोग later Mughals पे पढ़ते हैं. And why we read them as later Mughals? Because ये जो रूलर्स थे जो औरंगजेब के बाद में आए थे, इन रूलर्स को हम लोग अगर बोलते हैं फीचर्स ऑफ दिस रूलर्स, तो ये लोग बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं थे. ये लोग बस अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते थे. एंड बिकॉज ऑफ दिस द एडवांटेज वाज टेकन बाय द ब्रिटिश पावर इन इंडिया. इसी के टाइम पे ही ये जो लेटर मुगल रूलर्स है, ड्यूरिंग दिस टाइम ओनली द ब्रिटिश हैव एस्टैब्लिश्ड देयर एम्पायर इन इंडिया बिकॉज ऑफ द वीकनेस ऑफ द लेटर मुगल रूलर्स. अर्ली मुगल्स को हम लोग क्यों सेपरेट करके पढ़ते हैं? बिकॉज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अर्ली मुगल्स दोज रूलर्स वर वेरी मच पावरफुल. वो जो रूलर्स थे वो बहुत ज्यादा पावरफुल होते थे. This is why the British was not successful to consolidate their power in India. But when it comes to the later Mughals, तो इनके दौरान क्या होता था कि इनके दौरान ये जो रूलर्स है लेटर मुगल्स जो 1707 के बाद में आए, मतलब औरंगजेब के डेथ के बाद में आए, इन रूलर्स को हम लोग लेटर मुगल्स इसलिए बोलते हैं बिकॉज ड्यूरिंग दिस टाइम द ब्रिटिश हैव एस्टैब्लिश्ड एंड कंसोलिडेटेड देयर पावर इन इंडिया. ओके, सो इनको हम लोग 1857 तक पढ़ेंगे. लास्ट जो मुगल रूलर होगा that will be till 1857. After this there won't be any Mughal rulers. Okay, Mughal rule को officially end कर दिया जाएगा by the British power. Okay, now let us begin with the topic of this later Mughals. So यहाँ पे क्या होता था कि 1707 में लास्ट पावरफुल रूलर ऑफ द मुगल्स दैट विल बी औरंगजेब, जिनका डेथ हो जाता है इन दिस ईयर. और इसके बाद में क्या होता था, औरंगजेब के बाद में औरंगजेब हैड थ्री सन्स. ओके, ही हैड थ्री सन्स. हु आर दोस थ्री सन? प्रिंस मुअज्जम was serving as the governor of काबुल, जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट को देख रहे थे. उसके बाद मोहम्मद कम बख्श जो सदर्न पार्ट को देख रहे थे, मतलब डेक्कन को देख रहे थे. एंड आजम शाह जो के वेस्टर्न पार्ट को देख रहे थे, मतलब गुजरात के साइड में देख रहे थे. औरंगजेब हैड थ्री सन्स. Prince Muazzam, who was serving as the governor of Kabul, then Kambaksh serving as the governor of Deccan region, then Azam Shah serving as the governor of Gujarat. So तीनों बेटे जो थे वो इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में दे वेर एडमिनिस्टरिंग द एरियाज. ओके, तीनों बेटे अलग अलग एरियाज में दे वेर एडमिनिस्टरिंग. एंड दिल्ली में इन लोगों का सेंटर पावर था, जहां का रूलर कौन था? औरंगजेब. नाउ अभी जब औरंगजेब का 1707 में डेथ हो गया, नाउ इन तीनों के बीच बीच में दे विल हैव अ वॉर ऑफ सक्सेशन दैट हु विल असेंड द थ्रोन ऑफ दिल्ली, who will succeed औरंगजेब in the Mughal empire. So next ruler बनने के लिए these three sons had a war of succession के दूसरा राजा अभी कौन बनेगा. So there will be a war of succession. In this war Muazzam have emerged victorious. मतलब in between Muazzam, Kambaksh and Azam Shah, कौन जीता among these three? Muazzam. Okay, Muazzam emerged victorious and he became the next ruler. He succeeded Aurangzeb, had assumed the name of Bahadur Shah I or Bahadur Shah Zafar I. बहादुर शाह जफर वन क्यों बोला जाता है? बिकॉज थोड़ी देर के बाद लास्ट में हम लोग और एक बंदा, मतलब और एक रूलर देखेंगे, दैट विल आल्सो बी बहादुर शाह जफर, बट दैट विल बी बहादुर शाह जफर टू और बहादुर शाह जफर सेकंड. ओके, now if you will see that among these three sons, Bahadur Shah Zafar first or Prince Muazzam was serving as the governor of Kabul, became the ruler who succeeded Aurangzeb after 1707. Okay, so later Mughals का beginning कौन से ruler से होगा? If the question will be asked like this, then the answer will be Bahadur Shah Zafar I or Prince Muazzam.
Now during this time, okay, during this time what is happening, the later Mughal rulers were not that much powerful as I said. तो इनके weakness की वजह से जो regional powers हैं अलग अलग जगह में, जो regional rulers है ये लोग अपने अपने जगह में independence declare करके अलग अलग से वो लोग rule करना start कर देंगे, ठीक है। तो ये जो powers है, मतलब after the disintegration of the Mughal power, as I said, that later Mughal will start with those rulers who won't be that much powerful. इसलिए जो रीजनल पावर्स है वो लोग अपने अपने जगह में इंडिपेंडेंटली रूल करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। वीक सक्सेसर्स, ओके, वीक सक्सेसर्स, एंड सिंस द रूलर्स वेर वीक, ओके जब भी हिस्ट्री में सेम चीज रिपीट होगा, जब रूलर्स जो है वो वीक होते हैं ना, तो नॉबल्स जो है वो पावरफुल हो जाता है एडमिनिस्ट्रेशन में। द नॉबल्स ट्राइज टू डोमिनेट द रूलर्स इन द एडमिनिस्ट्रेशन, ओके। तो जब भी क्या होता है, रूलर्स वीक होता है, नॉबल्स पावरफुल हो जाते हैं। जब भी रूलर्स पावरफुल होते हैं तो नॉबल्स जो है वो वीक होते हैं। तो अभी सिंस आई सेड दैट लेटर मुगल्स के जो रूलर्स हैं वो उतने ज्यादा पावरफुल नहीं थे, इसलिए यहाँ पे जो नॉबल्स थे वो नॉबल्स पावरफुल हो जाएंगे। दे विल चूज द किंग अकॉर्डिंग टू देयर ओन विशेस, ओके। नाउ द फर्स्ट रूलर ऑफ द लेटर मुगल्स, दैट वाज बहादुर शाह जफर वन, ओके। इनका जो कार्यकाल है, टेन्योर है, 1707 से 1712 तक दे विल रूल दिस बहादुर शाह जफर वन, ओके। नाउ सी द एज व्हेन ही ascended the throne, वो जब राजा बने थे at that point of time, what was his age? You can see 63, it means it was near the age of retirement। इसके थोड़े से बाद में ही लोग तो अपना क्या लेते हैं, रिटायरमेंट लेते हैं। रिटायरमेंट के एज के वक्त दिस पर्सन became the ruler, so you cannot expect much from this ruler, okay। So now he also took the title of Shah Alam, okay. He followed the reverse policy of his father. When it comes to the policies of Aurangzeb, he always focused on the expansion measures। जितना expand किया जाएगा उतना better है according to Aurangzeb। Those expansion was not based on diplomacy, those expansion was only based on wars, okay। वॉर्स के बेसिस पे जितना एक्सपेंशन होता था दैट वाज डन बाय औरंगजेब, बट उनके जो ये वॉर पॉलिसीज है दैट वाज रिवर्स्ड बाय दिस पर्सन बहादुर शाह जफर वन, ओके। सो ही followed a policy of pacification, a policy of appeasement, a policy of diplomacy towards the other regional powers, like you can say that he maintained a फ्रेंडली रिलेशन विद द मराठास, मराठास के साथ में उन्होंने एक बेटर रिलेशंस मेंटेन करने की कोशिश करी। लाइक फॉर एग्जांपल ही ग्रांटेड सरदेशमुखी एंड चौथ टू द मराठास। दिस चौथ एंड सरदेशमुखी वाज नथिंग बट इट वाज अ काइंड ऑफ टैक्सेशन that was charged by the Marathas on the non-Maratha areas, okay। So ये जो चौथ एंड सरदेशमुखी है, it was a kind of taxation that was charged by the Marathas। So this Chauth and Sardeshmukhi rights were given to the Marathas in the Deccan region by whom? By Bahadur Shah Zafar I. So as I said that he followed a policy of what? He followed a policy of diplomacy. Okay, he followed a policy of diplomacy. After this, with the Sikh के लिए अगर हम लोग देखेंगे, then during this time the Sikh were also doing their rebellions, okay, because Sikh initially they were a religious group, but gradually the Sikh people they converted themselves into a military group to fight for their own rights। because अभी आप लोग अगर औरंगजेब के टाइम पे भी देखोगे, so the Sikh people were forced to convert into Islam, because I said that Aurangzeb followed a policy of war instead of a policy of diplomacy। So during that time also Sikhs were doing their rebellion। During Bahadur Shah Zafar one also Sikhs were doing rebellion। So he faced some Sikh rebellion under the leadership of Banda Bahadur, who was a Sikh leader, okay। And later the emperor died during this campaign in 1612, okay। So the ruler, the emperor, he died during the time of 1712, okay।